ओके। हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अब आवाज आ रही है सबको? एवरीवन, एम आई ऑडिबल? एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे, जल्दी बताओ। ऑडियो वीडियो दोनों एकदम परफेक्ट है, सबको दिखाई दे रहा है, आवाज सबको आ रही है? बढ़िया। जल्दी से थम्स अप दो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा आज थोड़ा सा आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में अपन ने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस तक पढ़ा था। क्या वहां तक किसी को कोई डाउट या किसी को कोई सा भी पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो, ठीक है, जिसको रिपीट करना हो या वापस से एक्सप्लेन करना हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, टाइम पास नहीं करना है, जल्दी से। ओके ओके, ठीक है। तो लगभग बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आया है कि हाँ समझ में आ गया, तो अब इस बेसिस पे अपन आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो यहाँ पे कल अपन ने 11th क्लास का फर्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, और एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था बेटा। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ पर इस चैनल पर, और अभी जो अपन ये सीरीज चला रहे हैं, यहाँ पे हम एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद एडवांस लेवल पे जाएंगे, ताकि अगर कोई बच्चा अगर पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली 11th क्लास के टॉपिक्स हैं, और ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक 11th क्लास में जस्ट मतलब अभी आए हैं या अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है 11th क्लास का, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए बेटा, आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़िए और यहाँ पे एकदम बेसिक से कराया जाएगा, ठीक है। तो कल अपन ने सेल थ्योरी के ऊपर बात करी थी, उससे पहले कुछ साइंटिस्ट थे, उनके डिस्कवरीज के बारे में बात करी, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद अपन ने देखे दो टाइप ऑफ सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये सारी चीज़ें देखी अपन ने। फिर इन सब चीज़ों के बाद फिर अपन ने देखा था कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक अपन जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। ओके, तो बेटा जब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टार्ट करते हैं तो अपने एनसीईआरटी कुछ बातें बोलती है। एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो सेल्स होते हैं वो वेरी करते हैं शेप्स में, साइज में, ठीक है। द सेल्स वेरी ग्रेटली इन शेप एंड देयर साइजेस, ठीक है। इसके लिए आपके एनसीईआरटी ने डिफरेंट डिफरेंट प्रोकैरियोटिक और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के डायग्राम भी दे रखे हैं, एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। अगर यहाँ पे बात करें प्रोकैरियोटिक सेल, तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से होंगे? अगर अपन बात करें जैसे एक बीजीए, क्या हो जाएगा बेटा? बीजीए। बीजीए बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, या साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया बेसिकली किस में आएगा? प्रोकैरियोट्स में आएगा। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, इसके अलावा पीपीएलओ, ये कुछ ऐसे नाम्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल बैक्टीरिया भी लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या है? कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। अब अगर फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स क्या होंगे, तो ऐसे तो ये सारे फीचर्स मैं आपको जब जहाँ पे लास्ट क्लास में हमने डिफरेंसेस पढ़े थे,
कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, वहां पे हमने ये सारे फीचर्स को लगभग कवर कर लिया था। बट फिर भी जो बच्चे उस क्लास में एब्सेंट थे या वो वाला लेक्चर नहीं देखा हो, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से फीचर्स को रिपीट कर देता हूं, ठीक है। बाकी सारे बच्चे मेरे को कमेंट्स में फीचर्स एक एक करके बताएंगे, ठीक है। जैसे जो सबसे पहला फीचर जो आपने देखा कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं बेटा, तो अपन लिखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या होते हैं, एब्सेंट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर क्या देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता तो डीएनए ही है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, बट वो कैसा है, नेकेड है। कैसा है, नेकेड है। मतलब नेकेड मतलब, नेकेड का मतलब ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और जो जेनेटिक मटेरियल जनरली जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है वो ओपनली प्रेजेंट है। आई बात समझ में बेटा, ठीक है। यहां पे कोई साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स नहीं है, नो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, नो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, ओके। इसके अलावा एनीवन और बताओ, और बताओ, कल मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस बताए थे बेटा, बताओ जल्दी बताओ। कल मैंने ये भी बताया था बेटा कि यहां पे बैक्टीरिया में एक तो होता है जीनोमिक डीएनए, ठीक है, उसके अलावा यहां पे एक एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है जिसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं प्लाज्मिड। क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। तो यहां लिख सकते हैं अपन, अपार्ट फ्रॉम जीनोमिक डीएनए there is extra chromosomal DNA called, क्या नाम देंगे उसको, प्लास्मिड। क्या नाम देंगे बेटा, प्लास्मिड, ठीक है। इसके अलावा इसमें सेल वॉल होती है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें अपन ने कल डिफरेंसेस में डिस्कस किया था। बट ये कुछ फीचर्स हैं जिनको मैंने वापस से लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो कल की क्लास में एब्सेंट थे, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़े अपन, यहां तक समझ में आ गया बेटा, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने बोला कि आपके एनसीईआरटी ने ये मेंशन कर रखा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है दे डिफर ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ठीक है। तो यहां पे अगर साइज की बात करें तो एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज है वो रहेगी ranges from 3 म्यूमीटर टू 5 म्यूमीटर, ठीक है। बेसिकली 3 म्यूमीटर टू 5 म्यूमीटर, ठीक है। आपके यहाँ पे एनसीईआरटी में दो जगह अलग अलग डेटा दे रखा है, एक तो डायग्रामेटिक डेटा दे रखा है और एक थियोरेटिकल डेटा दे रखा है। एक जगह मेंशन कर रखा है 1 म्यूमीटर टू 3 म्यूमीटर और एक जगह मेंशन कर रखा है 3 म्यूमीटर टू 5 म्यूमीटर, ठीक है। तो बेटा आपको देखना है कि अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायग्राम वाला डेटा मेंशन करना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, और अगर थियोरेटिकल आ जाए तो थियोरेटिकल करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने फिर से लास्ट क्लास में बताया था कि एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी नीट के लिए क्या है बेटा, हाँ माई बाप, देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, हाँ याद है तुम्हें, है ओके। तो यहाँ पे
ये बोल रखा है कि टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो रेंज करती है 3 म्यूमीटर से 5 म्यूमीटर। ठीक है बेटा, इसकी जो शेप होती है, शेप्स भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि डिफरेंट शेप्स की अगर बात करें, जैसे एक शेप दे रखी है कोकस, क्या दे रखी है? कोकस या कोकाई। ठीक है, तो ये कोकस या कोकाई कैसी शेप हो गई? ये हो गई स्फेरिकल। कैसी हो गई बेटा? स्फेरिकल। ऐसे ही बैसिलस, बैसिलस शेप जो है वो कैसी है? रॉड शेप्ड है। कैसी है बेटा? रॉड शेप्ड। ऐसे ही तीसरी जो शेप है वो है विब्रियो। क्या है बेटा? विब्रियो। विब्रियो हो जाएगी कोमा शेप्ड। क्या हो जाएगा बेटा? कोमा शेप्ड। ठीक है, ऐसे ही फाइनली है स्पाइरलम। ये हो जाएगी स्पाइरल शेप। ये क्या हो जाएगी? स्पाइरल शेप्ड। जैसे अगर इनके डायग्रामेटिकली देख लें तो स्फेरिकल मतलब बेसिकली इस टाइप से, रॉड शेप मतलब बेसिकली ऐसे चम्मच की सी शेप रहेगी बेटा, ऐसे स्पून शेप थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, कोमा शेप्ड ऐसे, स्पाइरल शेप, ये इसके थोड़े से क्या है, ये फ्लैजिला दिखा दिए। ये क्या दिखा दिए बेटा? फ्लैजिला दिखा दिए। ठीक है, तो ये क्या है? डिफरेंट शेप्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है। ओके, आगे बढ़े। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को नहीं आया हो? देखो बेटा, अगर किसी को ये कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। आगे सबको आगे बढ़े। ठीक है, जब अपन आगे बढ़ते हैं तो अपनी एनसीईआरटी बोलती है कि बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट जो है वो एक एनवलप टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? सेल एनवलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेल एनवलप। तो उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। तो आपकी एनसीईआरटी ये भी बोलती है कि इंडिविजुअली उनका फंक्शन अलग अलग है, बट फिर भी कंबाइंड फॉर्म में वो एक तरीके से प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? सेल एनवलप। क्या बोलते हैं? सेल एनवलप। अब इसके लिए एनसीईआरटी ये बोलती है कि सेल एनवलप में बेसिकली, ठीक है, सेल एनवलप में बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है। टोटल 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है बेटा। कितने स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है? 3 स्ट्रक्चर्स, या आप बोल सकते हो 3 डिफरेंट लेयर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इंडिविजुअली उनका फंक्शन अलग अलग है। इंडिविजुअली वो अपना फंक्शन, जो उनका फंक्शन होगा वो करेगी, बट इसके अलावा अगर कंबाइंड फॉर्म में देखें तो उनका एक ही काम है जो उसको किस तरह से काम करते हैं? एज ए प्रोटेक्टिव यूनिट काम करती है। कैसे काम करती है? एज ए प्रोटेक्टिव यूनिट। अगर अपन देखें सेल एनवलप में जो 3 डिफरेंट लेयर्स की अपन बात कर रहे हैं जो इंक्लूडेड है, वो कौन कौन सी है? एक तो है जो आउटर मोस्ट है वो है ग्लाइकोकैलेक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 डिफरेंट लेयर्स मिलके क्या बनाते हैं? एक आउटर मोस्ट लेयर बनाती है या आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है। उस आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं? सेल एनवलप। तो आप बोल सकते हो आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग consists of ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर आपस में काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से एक साथ काफी क्लोजली प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इनमें से जो
आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सेल एनवेलप में भी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स। वो कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो यहां पे अगर अपन देखें, अगर ग्लाइकोकैलिक्स को देखें तो ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है, बेसिकली किसकी बनी होती है? ये पॉलीसैकेराइड की है, मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अपन ने क्या देखा? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये भी क्या है बेटा? दो टाइप की है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। देखो फिर से ध्यान देना, जनरली जो कंबाइंड आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल देते हैं? सेल एनवेलप बोल देते हैं। बट अगर इंडिविजुअली देखें तो सेल एनवेलप तीन डिफरेंट लेयर्स की बनी होती है। कौन कौन सी है? एक तो है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी है सेल वॉल, और तीसरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ ये इसके जिस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ना उसी के सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि जैसे सबसे पहला ग्लाइकोकैलिक्स मतलब सबसे आउटर मोस्ट, फिर उसके बाद अंदर के साइड, उसके अंदर के साइड क्या है? सेल वॉल, ठीक है, और सबसे अंदर के साइड क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर सेल के अंदर से देखेंगे तो सबसे इनर मोस्ट कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर बाहर से देखते हैं तो आउटर मोस्ट वो कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये भी दो टाइप की है बेटा। कितने टाइप की है ये? दो टाइप की है। कौन कौन सी है? एक है स्लाइम लेयर, एक क्या बेटा? स्लाइम लेयर, और एक है कैप्सूल। वन इज स्लाइम लेयर, अदर इज कैप्सूल। अगर इंडिविजुअली इनकी बात करें तो जो स्लाइम लेयर है जो स्लाइम लेयर है, स्लाइम लेयर कैसी है? लूज शीथ लाइक स्ट्रक्चर, लूज शीथ, शीथ बोले तो एक पतली ऐसे परत टाइप का, ठीक है, पतली परत, शीथ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो दूसरे टाइप की थी वो कौन सी थी बेटा? कैप्सूल। अब देखो, अगर आप देखोगे ना तो नीट में इस वाले पॉइंट से, ये कैप्सूल वाले पॉइंट से क्या है, एक दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं। कैप्सूल वाले पॉइंट से क्या है बेटा? एक दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अब अगर इसके बारे में देखें तो ये कैसी है? ये है थिक एंड टफ। कैप्सूल कैसी है बेटा? थिक एंड टफ, ठीक है। एक तो क्या है, थिक एंड टफ है। दूसरा बेसिकली किस टाइप के सब्सटेंस की बनी हुई है? ये जिलेटिनस सब्सटेंस की बनी हुई है, मेड ऑफ जिलेटिनस सब्सटेंस, ठीक है। ये जो जिलेटिनस सब्सटेंस होता है ये बेसिकली कैसा रहता है? थोड़ा सा स्टिकी नेचर का रहता है। कैसा रहता है? स्टिकी नेचर, चिपचिपा टाइप का। कैसा रहता है? चिपचिपा टाइप का, थोड़ा सा स्टिकी नेचर का है। और इसकी वजह से ही ये ओवरऑल बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करती है? स्टिकी नेचर प्रोवाइड करती है, ठीक है बेटा। और ये जिलेटिनस सब्सटेंस स्टिकी नेचर, अब ये किस काम में आता है अगर देखा जाए तो? ये जो स्टिकी नेचर है ये हेल्प करता है, हेल्प दी बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम दी होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली जो अपना इम्यून सिस्टम है उसमें अपना जो पुलिस फोर्स होती है, इम्यून सिस्टम, अपने सेल की जो पुलिस फोर्स है वो क्या है? WBC है। क्या है बेटा? WBC है कि नहीं? तो ये जो WBC के सेल्स होते हैं बेसिकली
इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उनके अगेंस्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है जिसके अंदर कौन सी लेयर है, कैप्सूल की लेयर है, ठीक है, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाए तो वो कैसे मदद करता है उस बैक्टीरिया को हमारे इम्यून सिस्टम से छुपने में, ठीक है। मतलब आप ये लगा लो, ये कैप्सूल जो है ये बैक्टीरिया को मदद करता है इम्यून सिस्टम से छुपम छुपाई खेलने में। कैसे मदद करता है, देखो ये क्या होता है, जिलेटिनस सब्सटेंस का बना हुआ है, जो कि कैसा है, थोड़ा चिपचिपा है। अब जैसे ही ये शरीर के अंदर जाता है बेटा, तो ये क्या करता है, जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स है, उनके साथ ऐसे चिपक जाता है। क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और जब वहां पे जो बॉडी की पुलिस फोर्स है, मतलब WBC, वो जब ऐसे ढूंढने आती है कि हाँ भाई कोई तो फॉरेन पार्टिकल आया, कहाँ गया कहाँ गया, तो ये क्या हमारे सेल से ऐसे चिपका रहता है, तो इसको वो एज ए फॉरेन पार्टिकल आइडेंटिफाई ना करके एज अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब अपनी बॉडी का ही पार्ट मान लेती है इसको, अपनी बॉडी का ही सेल मान लेती है, क्योंकि अपने बॉडी के सेल से चिपका हुआ है, तो इसको भी उसी का हिस्सा मान लेती है। तो जिससे क्या होता है, ये आइडेंटिफाई होता नहीं है एज ए फॉरेन पार्टिकल, और अगर ऐसा होगा नहीं तो इसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम काम करेगा नहीं। और जिससे क्या होता है, ये अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी अपन क्या हो जाएंगे, बीमार। लास्ट में एक बार में ऐसे धापा बोल देते हैं कि लो चलो भाई हो गए तुम बीमार, ठीक है। तो अगर वैसे आपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको ऑब्जर्व किया होगा, बाकी आपको पता नहीं होगा आज तक, ठीक है। बाकी आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि जनरली कई बार ऐसे रात में अगर अपने वॉशरूम वगैरह में किसी मग के अंदर या बकेट के अंदर अगर थोड़ा सा पानी रह जाता है, ठीक है, और फिर सुबह उठ के अगर अपन देखते हैं तो जहाँ पे जिस सरफेस में वो थोड़ा गीला रहता है, जहाँ पे पानी रहता है, वो थोड़ा सा एकदम ऐसे थोड़ा स्लिपरी टाइप का रहता है, स्लिपरी या चिपचिपा टाइप का रहता है। बाकी जो ड्राई सरफेस रहता है वो थोड़ा सा रफ रहता है। तो वो जो चिपचिपानेस है ना, वो बेसिकली इस कैप्सूल की वजह से ही है बेटा, ठीक है। अगर किसी ने ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं करी है तो आज घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखना और ऑब्जर्व करना। रात को क्या करना, एक मग्गा लेना, प्लास्टिक का मग्गा, ठीक है, उसमें पानी भरना आधा, ठीक है, या प्लास्टिक की कोई बकेट देख लेना, उसमें कोई थोड़ा सा पानी भर देना, और सुबह उठ के देखना जिस एरिया में पानी रहेगा या जो एरिया वेट रहेगा उसको ऐसे हाथ से टच करके देखना, फील करके देखना, वो थोड़ा ऐसे चिपचिपा और स्लिपरी महसूस होगा। और बाकी जो ऊपर का जो सरफेस है जहाँ पे पानी नहीं है वो थोड़ा रफ होगा, ठीक है। तो वो जो स्लिपरी और चिपचिपा होता है वो किसकी वजह से होता है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और वो बैक्टीरिया में बेसिकली क्या है जिसकी वजह से होता है, वो कैप्सूल है, ठीक है। तो कैप्सूल के रिगार्डिंग आपको ये चीज याद रखनी है, एक तो कैसा है, ये थिक एंड टफ है। किसका बना हुआ है, जिलेटिनस सब्सटेंस का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बेटा, जिलेटिनस सब्सटेंस का बना हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टिकी नेचर देता है, ठीक है। जिलेटिनस मतलब थोड़ा चिपचिपा हो जाता है ये, ठीक है, चिपक जाएगा, जहां पे जाएंगे वहां पे चिपक जाएगा ये। जिसकी वजह से क्या होता है, इसके चिपकने की वजह से क्या होता है, ये हमारी बॉडी के जो सेल्स है उनके साथ चिपक जाता है, और जो अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम है वो इसको हमारी बॉडी का ही सेल मानता है, ठीक है, उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो इसके अगेंस्ट काम नहीं करता है, और अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी में धीरे 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 अपनी जनसंख्या बढ़ा लेगा, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी बढ़ा लेता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने एक लाइन ये भी मेंशन करी है, अगर जैसे कि मैंने बोला था कि घर पे जाके एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना, और जिन बच्चों ने एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई होगी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि एनसीईआरटी ने दे रखा है कि अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल जल्दी डिवाइड करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल, है कि नहीं, है ना बेटा। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे डिवाइड करते हैं बेटा, नॉर्मल फिशन से, उनमें सेल साइकिल सेल डिवीजन का प्रोसेस तो होता नहीं है। सेल साइकिल सेल डिवीजन का प्रोसेस किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में। और इसी एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, शायद से पीवाईक्यू में, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट हाँ एक क्वेश्चन आया था कि सेल साइकिल अकर्स इन, ठीक है, और वहां पे ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, एक स्ट्रेप्टोकोकस दे रखा था, एक लैक्टोबैसिलस दे रखा था, एक एल्ब्यूगो दे रखा था, एक टीएमवी दे रखा था, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, जबकि उसका आंसर क्या होगा, एल्ब्यूगो, जो कि एक क्या है, फंजाई है, यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि सेल साइकिल सेल डिवीजन प्रॉपर सेल साइकिल किस में होती है, यूकैरियोटिक सेल में होती है। प्रोकैरियोटिक में तो
सेल साइकिल होती ही नहीं है। प्रोकैरियोट कैसे डिवाइड करते हैं? बाय फिशन डिवाइड करते हैं, उनमें सेल साइकिल नहीं होती प्रोकैरियोट्स में। तो अगर बाकी के ऑप्शन देखें, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है। लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है। एक और ऑप्शन कौन सा था? हाँ, टीएमवी। टीएमवी तो बेटा वायरस हो गया। वायरस को तो हम सेल की कैटेगरी में काउंट करते ही नहीं है, ठीक है। अभी एक दो चैप्टर बाद आप देखोगे, वहां पे एक चैप्टर आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर उसमें अगर आप देखोगे तो वायरस वाले पार्ट में वहां पे एनसीईआरटी ने क्लियरली लिख रखा है वायरस क्या है? ए सेल्यूलर। उसको एज ए सेल काउंट ही नहीं करते अपन, कंसिडर ही नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान रखोगे ये सारी चीजें, भूल तो नहीं जाओगे। अरे नाक तो नहीं कटवाओगे, हाँ, खाली बोलने के लिए तो नहीं बोल रहे हो। चलो ठीक है बेटा, ओके। तो यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो नेक्स्ट जो लेयर थी सेलुलर में, वो कौन सी है बेटा? सेल वॉल। कौन सी है? सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में अपन ने क्लियरली देखा है कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है। सर पहले तो बताओ, बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि नहीं होती? होती है। क्या सभी में होती है? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है सब में हो। एक जिसमें नहीं होती उसका एग्जाम्पल जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बता रहे हैं माइकोप्लाज्मा। एग्जैक्टली, माइकोप्लाज्मा में बेटा सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। बट जिनमें सेल वॉल होती है, जिनमें क्या होती है बेटा? सेल वॉल होती है। वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? मेड ऑफ, एक सेकेंड, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। इसको बेसिकली म्यूरिन भी बोल देते हैं, या फिर म्यूकोपेप्टाइड भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। बेसिकली मोनोमर ऑफ, सॉरी नॉट मोनोमर, पॉलीमर ऑफ मैग्नेम। दोस्त की याद आ गई, ठीक है। बाकी ज्यादा डिटेल के का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अभी यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो हम भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। रीजन बीइंग, आपको यहाँ पे पीएचडी करनी है क्या? नहीं। आपका मकसद क्या है बेटा? नीट एग्जाम। अपना मकसद क्या है? नीट एग्जाम, ठीक है। तो कई बार क्या है, अपन क्या है, रास्ते से भटक जाते हैं। आप अपना एम ध्यान में रखो कि भाई हमारा एम ये है और हमें इसके लिए पढ़ना है। हम कई बार क्या है कि जैसे पढ़ रहे हैं और फिर सडनली ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, जितना डेप्थ में रिक्वायर्ड भी नहीं होता, और वहाँ पे फिर अपने कॉन्सेप्ट फिर क्या हो जाते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, और फिर हम बोलते हैं कि यार हमको समझ में नहीं आया। तो अपने को उतना ही दिमाग में रखना है जितना कि हमारे एग्जाम में आने वाला है, उससे ना तो कम ना कोई ज़्यादा, ठीक है। अपने को गधे वाली मेहनत नहीं करनी है, हार्डवर्क करना है, बट साथ में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, जिसको अपन बोलते हैं स्मार्ट वर्क। क्या बोलते हैं बेटा? स्मार्ट वर्क, ठीक है। हाँ, आपने वो कहानी सुनी होगी बेटा, वो बंदर वाली मेहनत की, ठीक है। तो अपने को बंदर वाली मेहनत नहीं करनी है। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सुनी है। अच्छा, तो देखो मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक जंगल में क्या है कि जैसे सारे जानवर थे, तो जनरली जंगल का जो राजा होता है वो कौन होता है? शेर होता है, ठीक है। तो एक बार क्या है कि जो बंदर होता है, ठीक है, वो लगा लो वो जैसे अपने नेता लोग होते हैं ऐसे, तो वो क्या है पूरे सारे जंगल के जानवरों को इकट्ठा करता है, कहता है कि नहीं भाई आजकल डेमोक्रेसी का जमाना है, तो यहाँ पे जंगल में भी क्या होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए।
सब वोट दे के अपना लीडर को इलेक्ट करेंगे, तो सब उसके साथ एग्री हो जाते हैं। शेर भी कहता है ठीक है भाई, कर लो, तुम्हें राजनीति करनी है कर लो, तो ठीक है। फिर ऐसे बंदर काफी प्रचार वगैरह करता है और फाइनली इलेक्शन में खड़ा होता है और बंदर को लगभग मैक्सिमम वोट मिल जाते हैं। तो अब जंगल का नया राजा कौन? जंगल का नया राजा बन गया बंदर। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, एक दिन शेर एक बकरी के मेमने को, ठीक है, बकरी के मेमने को पकड़ लेता है खाने के लिए। ठीक है, तो बकरी भागी भागी जाती है बंदर के पास कि राजा जी वो शेर ने क्या है मेरे बच्चे को पकड़ लिया है, वो तो खा जाएगा उसे। तो बंदर आता है और एकदम ऐसे, अब वो आपको इतना तो पता ही है कि शेर तो बंदर से डरेगा नहीं, तो बंदर क्या करता है, ऐसे अलग अलग टहनियों के ऊपर इधर से उधर छलांग मारता रहता है, आवाजें निकालता रहता है, खूब गुर्राता है। बट शेर तो उससे डरेगा नहीं और शेर को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कभी बंदर इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ से इस पेड़ पे, कभी इससे तीसरे पेड़ पे, इधर से उधर खूब चक्कर लगाता है। बट इस दौरान में क्या होता है, शेर मेमने को बढ़िया हजम कर जाता है, सल्टा देता है। ठीक है, अब लास्ट में बकरी बोलती है बंदर को कि भाई मैंने तो तेरे को बोला तू राजा है, कैसा राजा है, तेरे मेरे बच्चे को नहीं बचाया तुमने। अब लास्ट में बंदर ऐसे करता है कि बहन मेरी मेहनत में कमी हो तो बता। तो अपने को ऐसे बंदर वाली मेहनत भी नहीं करनी है बेटा, अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, अपने को चीजें उस तरीके से पढ़नी है जिससे हमारा नीट का एग्जाम क्लियर हो। अपना मेन मकसद क्या होना चाहिए, नीट एग्जाम। क्या होना चाहिए, नीट एग्जाम। अपने दिमाग में नीट 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 ये भर के रखो, बाकी इससे ना तो लेस ना ज्यादा। ठीक है, कई बार क्या है हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं। अपना फोकस क्लियर रखो, अपना एम क्लियर रखो, हमको उसके लिए पढ़ना है। हमारा मेन मकसद एग्जाम क्लियर करना है, हमारा मेन मकसद पीएचडी करना नहीं है। ठीक है, तो अपन उतना पढ़ेंगे जितना अपने एग्जाम में क्वेश्चंस हो जाए, ज्यादा बहुत ज्यादा डेप्थ में या एकदम एकदम ही सुपरफिशियल भी नहीं। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि नहीं बस कुछ नहीं पढ़ रहे, बट उतना जरूर पढ़ेंगे जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, जो कि किसका पॉलीमर है, नैग नैम का पॉलीमर है। ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें नैग और नैम होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नैम। ठीक है, ये सारी चीजें। ओके, अब ये जो सेल वॉल होती है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है बेटा, इसकी थिकनेस क्या है, कुछ प्रोकैरियोट्स में ज्यादा होती है, कुछ प्रोकैरियोट्स में कम होती है। और इसकी थिकनेस के बेसिस के ऊपर ये क्या करता है, स्टेन को वो मतलब वो स्पेसिफिक प्रोकैरियोटिक सेल स्टेन को रिटेन करता है, लेता है या फिर नहीं लेता है। और ये जो टेक्निक है स्टेनिंग टेक्निक, ये एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम। कौन सा साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने डेवलप करी थी। और उनके नाम के पीछे इस टेक्निक को नाम दिया गया ग्राम स्टेनिंग। क्या नाम दिया गया बेटा, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो यहां पे अपन देखते हैं। ओके, on the basis of thickness of cell wall, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया को हम या प्रोकैरियोट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। एक बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक है, दोज which take up those which takes up staining, those which doesn't take up staining,
ठीक है। और ये जो स्टेनिंग टेक्निक है, कौन सी टेक्निक बेटा? किसने दी थी? क्रिश्चियन ग्राम ने। किसने दी थी बेटा? क्रिश्चियन ग्राम ने। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, तो देखो आपकी एनसीईआरटी ने इसको ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल, उसने ऐसा लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवेलप। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवेलप। प्रोकैरियोट्स को या बैक्टीरिया को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, बट अगर ओवरऑल देखें सेल एनवेलप, एनसीईआरटी ने क्या मेंशन किया बेटा? सेल एनवेलप। बट सेल एनवेलप में देखें तो तीन चीजें हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इन तीनों में से देखें जो मेजरली जो इफेक्ट कर रही है थिकनेस को, वो कौन सी है बेटा? सेल वॉल। कौन सी है? सेल वॉल। तो इसलिए मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, जनरली जो उसकी थिकनेस को वेरी करती है वो सेल वॉल वेरी करती है, और इस सेल वॉल की थिकनेस के बेसिस पे ही ओवरऑल सेल एनवेलप की थिकनेस वेरी कर दी है। आई बात समझ में? आगे बढ़े, किसी को नहीं आई हो, वापस से रिपीट करना हो, है बेटा? सबको आ गई? ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके एनसीईआरटी ने ये बोल रखा है कि स्ट्रक्चरली इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चरली यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट इसके बाद एनसीईआरटी ने ये भी बोल रखा है कि जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे अगर अपन देखें जो इसका टोटल स्ट्रक्चर अगर अपन देखें, ठीक है, तो ये आप लगा लो, ठीक है, ये हो गई अपनी ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, फिर आती है अपनी सेल वॉल, उसके बाद नेक्स्ट है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके लिए एनसीईआरटी क्या बोलती है कि एट सम प्लेसेस इट फॉर्म्स इनवेजिनेशंस। क्या करते हैं बेटा? इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन बोले तो इनवर्ड फोल्डिंग्स। इट फॉर्म्स इनवेजिनेशंस, ऐसे। इनवेजिनेशंस बोलते हो इनवर्ड फोल्डिंग। ठीक है, तो कुछ जगह पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की साइड ऐसे बेंड होती है, जिसको क्या बोलते हैं? इनवेजिनेटेड स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? इनवेजिनेटेड स्ट्रक्चर्स। और इनको एक नाम दे रखा है, जिनको नाम क्या दे रखा है? मीजोजोम्स। क्या नाम दे रखा बेटा? मीजोजोम्स। एट सम प्लेसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन forms invaginations and forms a specialized structure called mesosomes। ठीक है, और ये mesosomes किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? mesosomes बेसिकली, mesosomes के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना बेटा। mesosomes के कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस? 5। कौन कौन से हैं? नंबर 1, कोई बताएगा मेरे को? सेल वॉल फॉर्मेशन। क्या है बेटा? सेल वॉल फॉर्मेशन। नंबर 2, डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स
distribution in daughter cells, in daughter cells. नंबर थ्री क्या होगा बेटा? सीक्रीशंस. नंबर 4 रेस्पिरेशन. नंबर 5 इंक्रीज इन सरफेस एरिया. इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सॉरी बेटा, थोड़ा सा फोन आ गया था. ओके, इंक्रीज इन सरफेस एरिया. 2 इंक्रीज एंजाइमेटिक एक्शन. तो बेसिकली मीजोजोम के कितने फंक्शन याद रखने हैं? 5 फंक्शन. कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन. नंबर 2 डीएनए रेप्लिकेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसमें? जो 2 नए सेल्स बनेंगे डॉटर सेल्स उसमें. तीसरा क्या है बेटा? सीक्रीशंस. चौथा क्या है? चौथा क्या है? रेस्पिरेशन. एंड फिफ्थ इंक्रीज इन सरफेस एरिया टू इंक्रीज दी एंजाइमेटिक एक्शंस. ठीक है, ये 5 फंक्शन याद रखोगे. क्या यहां से कोई नीट में क्वेश्चन आया हुआ है? अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू को देखा होगा तो यहां से नीट में क्वेश्चन आ रखा है कि विच किस तरीके से आया था नीट में? इस तरीके से आया था, देखो कंपैरिजन के बेसिस पे आया था कि विच ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोट इज एनालॉगस टू मीजोजोम इन प्रोकैरियोट. और फिर ऑप्शन में एक ऑप्शन दे रखा था, मतलब मेरे को बाकी सारे ऑप्शंस अभी याद नहीं है, बट जो एक ऑप्शन दे रखा था जो इसका आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया. क्या बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया. देखो क्यों अपन इसको एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी बनाता है कि नहीं बनाता? क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? एटीपी. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा? एटीपी बनाता है. तो रेस्पिरेशन में क्या बनेगा? एटीपी तो बनेगा. ऐसे अगर देखना चाहे तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑर्गेनल ऑफ क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स इज एनालॉगस टू द ऑर्गेनल ऑफ गोल्जी बॉडी इन यूकैरियोट. ठीक है, तो जैसे गोल्जी बॉडी क्या करती है? सीक्रेशन करती है, तो ये सीक्रेशन का काम भी देखता है. ठीक है, ओके. ऐसे ही कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो ऐसे इन्वेजिनेटेड है बट उनमें क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है बेटा? उनमें ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट प्रेजेंट है. ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोल देते हैं? क्रोमेटोफोर्स. क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटोफोर्स. तो यहां पे आपको मीजोजोम, क्रोमेटोफोर ये समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े. ठीक है, तो यहां पे अपन ने मीजोजोम के बारे में देख लिया, क्रोमेटोफोर के बारे में देख लिया. क्रोमेटोफोर मतलब क्या है? क्रोमेटोफोर भी ऐसे इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर है. इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर मतलब इनवर्ड फोल्डिंग. बट उसमें क्या डिफरेंस होगा मीजोजोम से? उसमें क्या प्रेजेंट होगा बेटा? पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट में फोटोसिंथेसिस के लिए. किसके लिए होंगे बेटा? फोटोसिंथेसिस के लिए. जनरली साइनोबैक्टीरिया वगैरह में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आगे बात समझ में? ओके. जब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि प्रोकैरियोट मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. ठीक है, अगर देखो मोटाइल होंगे, इफ मोटाइल, तो उनमें क्या प्रेजेंट रहता है? उनमें प्रेजेंट रहता है फ्लैजिला. क्या प्रेजेंट रहेगा? फ्लैजिला. एक बात याद रखना बेटा, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है, ठीक है,
वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है किसके, यूकैरियोटिक फ्लैजिला के। प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला है और यूकैरियोट का जो फ्लैजिला है, उन दोनों का स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है, जबकि प्रोकैरियोटिक साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन होता ही नहीं है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। कहीं आप सोचो कि नहीं नाम फ्लैजिला है, दोनों में सेम सेम होगा, नहीं, सेम सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चरली क्या है बेटा, डिफरेंट है। तो जो फ्लैजिला होता है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है बेटा, 3 पार्ट्स है। कौन कौन से हैं, जो 3 पार्ट्स है वो कौन कौन से हैं? एक फिलामेंट है, क्या है बेटा, फिलामेंट। दूसरा है बेसल बॉडी, या फिर दूसरा आप लगा लो हुक लगा लो, और तीसरा बेसल बॉडी लगा लो। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। आई बात समझ में? तो फ्लैजिला के टोटल कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, इसमें जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सा है, फिलामेंट है। फिलामेंट क्या है, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट। किसका बना होता है बेटा फिलामेंट, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का। याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं? ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। इस टाइप का स्ट्रक्चर है फ्लैजिला का। अगर आप देख पा रहे हो, ये जो है ये है फिलामेंट। ये क्या है बेटा, फिलामेंट। ये क्या है, ये है हुक। ये क्या है, हुक है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये है बेसल बॉडी। ये क्या है बेटा, बेसल बॉडी। इसमें जो ये है ये एल रिंग है, ये पी रिंग है, ये एस रिंग है और ये एम रिंग है। एल पी एस एम, कौन कौन सी रिंग है ये, एल पी एस एम। ठीक है, अगर इसमें देखोगे जो एल एंड पी है, ये वाला पार्ट वो है जो किसके अंदर है, सेल वॉल के अंदर है। किसके अंदर है, सेल वॉल के अंदर है। और जो एस एम वाला पार्ट है ये किसके अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। किसके अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसको इस टाइप से देखिए, जैसे जनरली अगर घर का जो मेन गेट होता है, ठीक है, जो घर का मेन दरवाजा होता है, बड़ा वाला दरवाजा होता है, अगर उसने आपने देखा होगा तो उसके जो दरवाजे में ऐसे होते हैं, ऐसे हुक टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, जो ऐसे थोड़ा सा ऐसे बेंड होता है। ठीक है, जिनको हम नॉर्मल कंक्रीट के अंदर देते हैं। ठीक है बेटा, वो इसलिए होता है ऐसे बेंड इस तरीके से होता है कि अगर उसको ऐसे पकड़ के खींचे तो वो इजीली बाहर ना आए। ठीक है, तो अगर ये देखें जो बैक्टीरिया का जो ये फ्लैजिला है, ठीक है, तो ये भी इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए है। जो रिंग्स है ये किसके लिए है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए। ये दोनों रिंग्स बेसिकली सेल वॉल के अंदर ऐसे एम्बेडेड है। ऐसे ही एसएम रिंग किसके अंदर एम्बेडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, मतलब इतने डेप्थ तक जा रहा है वो। ठीक है, एंड ये क्या है बेटा, ये रॉड है। ये क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके अलावा आपके एनसीईआरटी क्या बोलती है कि अपार्ट फ्रॉम दी
फ्लैजिला देयर आर अदर सरफेस स्ट्रक्चर्स। क्या बोलती है? अपार्ट फ्रॉम दी फ्लैजिला देयर आर अदर सरफेस स्ट्रक्चर। कौन कौन से हैं वो स्ट्रक्चर? एनीवन? एक है पिलाई और एक है फिम्ब्रिये। ठीक है बेटा, एक है पिलाई और एक है फिम्ब्रिये। अगर टोटल सरफेस स्ट्रक्चर पूछा जाए तो टोटल 3। कौन कौन से हैं? फ्लैजिला, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा? सरफेस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर मतलब जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट हो। किस पे प्रेजेंट हो? आउटर सरफेस पे। ठीक है, अगर अपन देखेंगे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसके बाहर वाले ये आउटर सरफेस पे, जैसे अगर ये इधर ये फ्लैजिला है, ठीक है, इधर ऐसे पतली ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है जो पिलाई है, ऐसे छोटे 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 माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या है? फिम्ब्रिये है। तो ये 3 ऐसे स्ट्रक्चर है जो इसके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा? सरफेस स्ट्रक्चर। जो ये पिलाई है, क्या बेटा? पिलाई। ठीक है, ये जो पिलाई है ये बेसिकली एक प्रोटीन की बनी होती है, पिलिन प्रोटीन की। किसकी बनी होती है बेटा? पिलिन प्रोटीन की। ठीक है, और ये बेसिकली किस में काम में आते हैं? ऐसे इट्स अ स्मॉल थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पिलाई के लिए थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किस में काम में आती है? विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगी? पिलाई। पिलाई प्रेजेंट होगी सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव में। ऐसे ही मीजोजोम किस में प्रेजेंट होंगे? ग्राम पॉजिटिव में। ये याद रखना बेटा। ठीक है, जैसे यहां पे अगर अपन देखें तो जो मीजोजोम्स है किस में प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन देखें तो जो पिलाई है, पिलाई किस में प्रेजेंट होगा? पिलाई ग्राम नेगेटिव। किस में प्रेजेंट होगा बेटा? ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, और ये किस काम में आती है? ये मदद करती है कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में। किस में मदद करती है? हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ एफ प्लाज्मिड। देखो अपन ने पढ़ा था ना अभी कुछ टाइम पहले जब मैं प्रॉपर्टीज बता रहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। उनमें से एक टाइप क्या है बेटा? एफ प्लाज्मिड। क्या है? एफ प्लाज्मिड। तो इसका अगर ट्रांसफर करना होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में तो वो किसके थ्रू होगा? वो होगा पिलाई के थ्रू। किसके थ्रू होगा? पिलाई के थ्रू। ठीक है, जनरली एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफर बेसिकली पिलाई के थ्रू होता है जो पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतना याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। ओके, ऐसे ही जो तीसरा सरफेस स्ट्रक्चर है वो है फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये और स्मॉल, ठीक है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये क्या होते हैं? मोर इन नंबर्स होते हैं। जैसे फ्लैजिला और पिलाई तो क्या है? लेस इन नंबर है, 1 या 2 ऐसे कुछ होंगे। ठीक है, बट जो फिम्ब्रिये है, ठीक है, देखो फ्लैजिला ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है 1-2 हो, 2, 4, 5 भी हो सकते हैं, बट जनरली ऐसे नहीं है कि दे आर थाउजेंड्स इन नंबर्स और हंड्रेड्स इन नंबर, बट फिम्ब्रिये कैन बी न्यूमरस इन नंबर, मोर इन नंबर। ठीक है, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से। और एक किसमें मदद करते हैं?
इट हेल्प्स टू, किस में मदद करता है? इट हेल्प्स इन अटैचमेंट टू बेयर रॉक्स, ठीक है, या रॉक्स इन रनिंग वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो बेसिकली आप इसको नॉर्मल भाषा में ऐसे समझो कि ये बैक्टीरिया को पकड़ बनाने में मदद करते हैं। क्या करने में? पकड़ बनाने में। जैसे अभी आप लोग, आपने अपना पेन पकड़ रखा है, किसकी मदद से पकड़ रखा है? आपने अपने डिजिट्स की वजह से पकड़ रखा है, फिंगर्स की हेल्प से पकड़ रखा है कि नहीं? तो ऐसे ही बैक्टीरिया को जब पकड़ बनानी होती है तो वो किसकी मदद लेता है? फिम्ब्रिए की, ठीक है। ये बेसिकली इट हेल्प्स टू अटैच द बैक्टीरिया टू द सबस्ट्रेटम, टू एनी आउटर एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, जैसे अगर बॉडी के अंदर होस्ट के साथ अटैच होना है तो फिम्ब्रिए होगा, किसी वैसे रॉक के ऊपर अटैच होना है तो फिम्ब्रिए की मदद से होगा। तो बेसिकली पकड़ बनाने का जो काम है वो कौन करता है? फिम्ब्रिए करता है, ठीक है। इसके अलावा अब जब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं तो वहां पे ये बता रखा है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स कौन से प्रेजेंट है? 70S। अब यहां पे अगर आप देखोगे जो ये S है, ये क्या है? स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट है या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है। बेसिकली राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो जब यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे वहां पे अपन डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये दो सब यूनिट्स का बना होता है, ठीक है। ये दो यूनिट्स को ऐसे जुड़ के बनता है और इनके जुड़ने में मैग्नीशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मदद करती है। तो बेसिकली इन दोनों को जोड़ने में कौन मदद करता है? मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो जो ये दो यूनिट है इसकी, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। तो बेसिकली दो जो सब यूनिट है वो कौन कौन सी है? एक है 30S एंड एक है 50S, ठीक है। और जब बहुत सारे राइबोसोम का मेन काम क्या है? वैसे तो आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ रखा है इसके बारे में, ठीक है। राइबोसोम का जो मेन काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। और वो कैसे प्रोटीन बनाता है? जनरली mRNA के ऊपर राइबोसोम आके अटैच होता है, फिर tRNA एमिनो एसिड्स लेके आता रहता है। इस तरीके से क्या बनते हैं? प्रोटीन बनती है। तो यहाँ पे जब अगर एक ही mRNA के ऊपर एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीजोम। क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीजोम। आ रही है बात समझ में? ठीक है। पॉलीजोम अगर बोलेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन, व्हेन more than one ribosome attach on a single mRNA, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीजोम, ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ ऐसे इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती है। मतलब जनरली जो कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, किसी भी चीज का जो भी ग्रैन्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फेट है, फॉस्फेट के जो ग्रैन्यूल्स है वो अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट किस तरीके से होते हैं? दे आर प्रेजेंट एज इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं इंक्लूजन? मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, मेम्ब्रेनलेस होंगे, तो इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपन इतनी बार पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड चीजें नहीं होती है, सारी की सारी कैसे होती है? मेम्ब्रेनलेस होती है। तो इंक्लूजन बॉडीज भी कैसे होंगे? मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। वे स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स, ठीक है, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, साइनोफिशिन ग्रैन्यूल, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी बताओ, चैट में जल्दी बताओ। यहां तक समझ में आ गया क्या? जल्दी जल्दी फटाफट। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सारी चीजें समझ में आई है जो अभी तक अपन ने डिस्कस किया है? ठीक है। तो यहां पे बेटा अपना जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अपन जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे बेटा? यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको क्या करना है? जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी की वहां तक की रीडिंग लगानी है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। और उसके बाद फिर अपने को क्या करना है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं,
क्या प्रैक्टिस करने हैं? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप ऐप पे जाके देख सकते हो, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मेरे को बताना, ठीक है। और बाकी वो क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ध्यान रखो और पढ़ते रहो और एक अच्छे डॉक्टर बनो बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।